हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे विज्ञान के पाठ 2 के बारे में, जिसके अंदर हम सजीव जगत में विविधता के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। कक्षा 6ठी के लिए ये नई NCERT करिकुलम दी गई है, जिसके अंदर विज्ञान को बहुत ही सरल तरीके से सिखाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले जो हमने एक पाठ पढ़ा था, उसमें भी हमने काफी हद तक बहुत सारी चीजें सीखी। आज का ये पाठ भी हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। जी हाँ बच्चों, हमारे आसपास में 2 प्रकार के जगत होते हैं, सजीव जगत और निर्जीव जगत। सजीव जगत वो होते हैं जिनमें जीवित प्राणी होते हैं, यानी मैं, आप, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ये सब सजीव जगत में आते हैं बेटा। और निर्जीव जगत वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सजीवों के लिए ही होते हैं वो भी, जैसे कि हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारे आकाश, धरती, ये सब निर्जीव जगत है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत जरूरी। तो इस पाठ के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से निर्जीव चीजें भी हमारे लिए कारगर सिद्ध होती हैं। चलिए जानते हैं, समझते हैं इस पाठ को। इस पाठ की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे श्लोक के साथ की गई है। मेरे पीछे पीछे स्टार्ट करना पढ़ना बेटा। संस्कृत में है, थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, छाया मनस्य, तोड़ तोड़ के पढ़ लो अगर दिक्कत होती है पढ़ने में। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मापते, ठीक है, स्वयं मापते फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा एव। यानी जिस प्रकार से बहुत बड़े बड़े वृक्ष, बहुत बड़े बड़े पेड़ बेटा, वो अपने लिए छाया नहीं करते, दूसरों को अपनी छाया देते हैं। और इस तरीके से वो वृक्ष बहुत अच्छी तरीके से अपने सभी के सभी गुणधर्मों को, अपने ज्ञान को, अपने कह सकते हो काबिलियत को दूसरे को समर्पित कर देते हैं। उसी प्रकार से उनके फल खुद के लिए नहीं होते हैं। उन फलों को कौन खाता है बच्चों, मैं और आप। तो कहीं ना कहीं वृक्ष हमें समर्पण की भावना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम समर्पण कर सकते हैं। और समर्पण बेटा बहुत बड़ा त्याग होता है, जिससे कि लोग हमें याद रखते हैं। किसी पेड़ से आपने कोई आम खाया, वो आम आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या कहेंगे, मैंने सबसे प्यारे प्यारे आम उस जगह पर खाए थे। तो कहीं ना कहीं वृक्ष हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। ऐसे ही एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपने ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखे, उस ज्ञान का प्रचार करे, प्रसार करे और लोगों को समझाए, सिखाए। चलिए इसके अर्थ को हम कवि के द्वारा, यानी कि जिसने इसे लिखा है उसके द्वारा जान लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, बड़े वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाइयों को सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वो दूसरों को ही दे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्ञान भरी बात सीखने के लिए मिली कि कहीं ना कहीं हम जो सीखते हैं बेटा, वो अगले चरण में काम आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि एक चित्र दिखाया गया है, जिस चित्र में मम्मी, पापा, बच्चे और एक अध्यापक जी हैं, जो एक वन के दृश्य को दिखाया गया है। इसमें बहुत सारे जीव जंतु दिखाए गए हैं और पेड़ पौधे हैं, पक्षी है बेटा, और साथ ही फल और फूल भी दिखाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस पाठ में क्या है, समझते हैं ईच एंड एवरी लाइन को पढ़कर। कल ही सुखद वर्षा के पश्चात आज यह सब सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया। डॉक्टर रघु के पास अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक है और मनीराम चाचा विद्यालय के पास ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं, यानी वो पक्षियों की ध्वनि की नकल कर लेते हैं। जैसे कि कोयल कहती है ना कू कू, और मोर कहता है लाइक दिस। तो इस तरीके से, मतलब मैंने बहुत अच्छा नहीं किया ऑब्वियसली, यस, तो वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। और पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। वो बता सकते हैं कि कौन सा पौधा किस चीज का है। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस
सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधे और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं, यानी वो तैयार हैं। चलिए हम जानते हैं प्रकृति के बारे में। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने भी सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतलें जरूर लेकर चलें। ये बात तो आपको बहुत कॉमन सी बात है बेटा कि कभी भी कोई भी चीज, शैक्षणिक स्थल पर आप जाते हो, कहीं भी कुछ सीखने के लिए जाते हो, देखने के लिए जाते हो बेटा, तो अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखें, क्योंकि हर बातों को हमेशा याद रख पाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए हमेशा ये याद रखें बेटा कि जो कुछ भी आप पढ़ते हो, सीखते हो, जानते हो, उसको अगले चरण तक पहुंचाने के लिए, उसको हमेशा याद रखने के लिए बेटा हमें उसको लिख लेना चाहिए। कहीं ना कहीं इससे फायदा तो होता है। जैसे जैसे वो चलते हैं, वे आसपास के पौधे और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान यानी कि पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी सजीव प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ ना करते हुए उनका अवलोकन करें, यानी कि कोई फूल पत्तियां ना तोड़े, किसी भी जीव जंतु को पत्थर ना मारे इत्यादि। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें, बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने और जानने और समझने की कोशिश करें कि कौन सी ध्वनि कौन से जीव से निकलती है। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे को देखते हैं, जिनमें घास, झाड़ियां और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं, अंकित कर लेते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव यानी चहचहाट भी सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक पक्षी अपनी अलग चहचहाट से जाने जाते हैं, उनकी अपनी चहचहाट होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है और यही तो हम पढ़ रहे हैं। क्या? जीव जगत में विविधता। मैं अलग हूं, आप अलग हैं। अब आप ये कहें कि मैं सही हूं, आप गलत हैं, तो कहीं ना कहीं आप सच में गलत हैं, क्योंकि हर इंसान सही होता है, हर इंसान गलत होता है बेटा। हर पक्षी की अपनी पहचान होती है, हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। तो आपको अपनी पहचान बनानी है और कुछ ना कुछ रोज नया सीखना है। अगर आपको इस चैनल से सीखने के लिए कुछ मिल रहा है बेटा, आपको लगता है कि अगर आपके लिए ये चैनल काम का है, सब्सक्राइब कर लो, कौन से पैसे लगने वाले हैं। पर अगर मैं आपके 5% भी काम आया तो आपके लिए बेनिफिट ही तो है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनि की नकल करने का अनुरोध करते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनि की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकन को अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। हम भी बहुत सारे वृक्ष के, बहुत सारे पेड़ पक्षियों की बेटा अवलोकन करते ही रहते हैं। वाह, यह कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी का अपना विशिष्ट कलरव यानी कि चहचहाट होती है। हर पक्षी की अपनी अलग तरीके की आवाज होती है। कौवा काऊ काऊ करता है तो कोयल कुहू कुहू करती है, मोरनी प्याऊ प्याऊ करती है। ऐसे ही तोता भी अपना अलग ध्वनि निकाल कर, तोता, हाँ मैं शायद टंग लड़खड़ा गई थी, तोता भी अपनी अलग ध्वनि निकालता है। हमारे आसपास बहुत सारे पौधे और जंतु होती हैं बेटा और इनके अंदर विविधता पाई जाती है। क्रियाकलाप 2.1 आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन यानी कि प्राकृतिक वातावरण में जाएं और सैर करें। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न प्रकार के कीटों, पक्षियों या अन्य जंतुओं का अवलोकन करें यानी निरीक्षण करें बेटा। साथ ही मौसम की स्थिति जैसे कि ठंडा, गर्म, तेज हवा इत्यादि का भी अवलोकन करें। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्ते और फूलों को एकत्रित करें और अपने स्क्रैप बुक में उसे लगाएं। ये ध्यान रखें किसी भी पौधे की फूल या पत्तियों को तोड़े नहीं।
प्रकृति में पौधे और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती ना तोड़ें। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियां, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकन को आप तालिका 2 में अंकित कर सकते हैं। और आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये घास का उदाहरण है बेटा, ये तुलसी के पत्ते का उदाहरण है, ये गुड़हल का है जिसे चाइना रोज भी कहा जाता है। यहाँ पर बेटा आपके पास एक तालिका दी गई है। इस तालिका का उत्तर आपके पास 2 का दिया गया है, बाकी का लिखना है। और बेटा इन उत्तरों को मैंने अलग से दिया है, वीडियो को बस ध्यान से सुनते रहो, बाद में इन सभी तालिकाओं के मैं आपको उत्तर भी दूंगा, प्रॉमिस। तो हमारे पास सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया क्रम संख्या है, स्थानीय नाम क्या है, तना क्या है, पत्ती की आकृति कैसी होती है, फूल कैसा होता है, कुछ और अगर आपको देखने में लगता है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे सामान्य घास की बात करें तो कहता है सामान्य घास क्या है भाई? क्या कहता है सामान्य घास? तो कहता है कि ये सामान्य घास कोमल होते हैं और बहुत पतले होते हैं। तना कैसा होता है उनका? कोमल होता है और पतला होता है। पत्तियां कैसे होती है? जी तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतरित रूप से एक पत्ता निकलता है, यानी कि एक एक ऐसे ऐसे करके पत्ता निकलता है, जैसे कि आप इस चित्र में बेटा देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये ऐसे निकला हुआ है, ये ऐसे निकला हुआ है, ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, ये ऐसे निकला है। तो एक एक करके जो है पत्तियां इसकी निकलती है। उसके बाद फूल इसके नहीं होते हैं, फूल इसमें नहीं होते हैं तो कांटा लगा दो, और या फिर आप लिख सकते हो नहीं होते हैं। पत्तियां कैसी होती है बच्चों? जब निकल रहे होते तब तो हरी होती है, बाद में पीली होकर सूख जाती है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है बेटा तुलसी। तुलसी क्या होती है? जी तुलसी इसका नाम है पौधे का। कठोर और पतला होता है, तना होता है इसका तो कोमल था, इसका बेटा कठोर होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। पतला ये भी होता है, बहुत मोटा नहीं होता। पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ ऐसे लगे होते हैं जोड़ी में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इसके साथ जोड़ी में है, ये इसके साथ जोड़ी में है, ये दोनों इसके साथ आपस में जोड़ी में है, तो पत्तियां जोड़ी में होती हैं। गुलाबी और बैंगनी कलर के इसमें फूल निकलते हैं। पत्तियां बेटा कैसी होती हैं? इसमें हरी होती हैं, यहाँ पर आप हरी लिख देंगे, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अगला है गुड़हल। गुड़हल का अगर हम अवलोकन करें बेटा तो गुड़हल जो होते हैं वो अपने कठोर होते हैं और तने मजबूत होते हैं थोड़े से। पत्तियां कैसी पाई जाती है गुड़हल की? शाखादार होती हैं और बहुत सारी पत्तियां होती हैं, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, शाखादार और बहुत सारी पत्तियां। फूल कैसा होता है? तो जी लाल रंग का होता है, तो आप यहाँ पर लाल रंग लिख लेंगे, रेड कलर होता है जो, तो ये लाल रंग का होता है। ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बेटा माउस से, तो ये लाल रंग का होता है, ठीक है। कैसा होता है? लाल रंग का, तो आप ये लिख सकते हैं। पत्तियां किस रंग की होती है? हरे रंग की होती है। नीम की पत्तियों के बारे में क्या ख्याल है? तो जी कहता है क्या? नीम की पत्तियां, नीम नाम है, कठोर और मोटा होता है तना। उसके बाद पत्तियां कैसी होती है बेटा? पत्तियां जो है वो शाखादार होती है, तो इसमें आप शाखादार लिख सकते हैं। इसका उत्तर मैंने अलग से दिया है, वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो मैं सब समझा दूंगा। और इसके फूल कैसे होते हैं? थोड़े से सफेद और हरे कलर के होते हैं, चिकनी सतह पाई जाती है। बाकी अन्य में किसी और का भी आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से कहता है बेटा अपने आसपास में आप जंतु का अवलोकन करें। कौन सा? देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, आपने जिन पौधों का अवलोकन किया उनमें क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं वो आपको बताना है। सामान्यताएं ये हैं कि पत्तियां ज्यादातर की हरी होती है और पत्तियां जो है वो एक से ज्यादा पाई जाती हैं। तने ज्यादातर के अब तक जो हमने अवलोकन किया उसमें पतले और हल्के थे, कुछ के तने मोटे थे, बहुत शाखादार थे, मजबूत थे, है ना। कुछ लंबा तो कुछ कठोर, कुछ छोटा कुछ पतला तना होता है। विभिन्न आकृतियों की पत्तियां होती हैं और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास होता है। फूलों के रंग, आकार और सुगंध भी भिन्न भिन्न होते हैं। अब सैर करके देखेंगे हम कि अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची हम बनाएंगे और उनके रहने के स्थान को, भोजन को, गति के प्रकार को तालिका 2.2 में भर लेंगे। चलो भर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है बेटा? कौवा। कौवा कहाँ रहता है? तो जी कौवा रहने का स्थान है वृक्ष पर, बिल्कुल सही है। भोजन के रूप में क्या खाता है? जी सब कुछ खा जाता है, वो मीट भी खाता है और कीट भी खाता है, रोटियां भी खा जाता है, तो आप ये यहाँ पर अपनी तरफ से बना लेंगे। उड़ना और चलना उसके लिए आसान काम है, वो उड़ सकते हैं और चल भी सकते हैं। चोंच में टहनी लिए हुए है,
तो अन्य अवलोकन क्या देखा आपने कि चोंच में उसने टहनी ली है। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो देख लो, वरना आपको कुछ और अवलोकन करने के लिए मिलता है तो वो भी आप लिख सकते हो। फिर कहता है जी चींटी के बारे में देखो। चींटी क्या है? मिट्टी में या फिर बिलों में रहती है, बिल्कुल सही। पत्तियां, कीट या फिर मीठे फल, रोटी इत्यादि खा लेते हैं। गति क्या करते हैं भैया? वो चलते हैं और दौड़ते हैं, उड़ते नहीं हैं। और उसके बाद अन्य अवलोकन 6 पाद वाले होते हैं, यानी कि उनके 6 पैर होते हैं। पाद यहाँ पर क्या मतलब है बेटा? पैर से है, लेग से है, तो 6 पैर होते हैं। गाय के बारे में क्या ख्याल है? गाय कहाँ रहती है बेटा? जंगलों में और हमारे घरों में, तबेलों में, ये कुछ भी लिख सकते हैं। खाते क्या है बेटा? वो क्या खाते हैं? तो कहते हैं जी घास खाते हैं और पत्तियां खाते हैं, है ना, फल सब्जियां भी खा लेते हैं। गति के प्रकार टहलते हैं, ठीक है, टहलते हैं, चलते हैं, ये लिख सकते हो आप। अन्य अवलोकन क्या देखा आपने? उसके 4 थन हैं, उसकी 1 पूंछ है, या कुछ और, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अन्य किसी जानवर के बारे में जानते हो बेटा तो वो भी आप इस तालिका में भर सकते हो। तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया उनमें क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं? सभी जंतु बेटा भोजन ग्रहण करते हैं, सभी जंतु जो है वो कहीं ना कहीं रह रहे होते हैं, और आपने क्या देखा कि वो धरती पर रहते हैं। कुछ जंतु जो है वो उड़ते भी हैं, जैसे कौवे की बात करें तो कौवा जो है वो उड़ता भी है बेटा, ठीक है। और वृक्षों की जरूरत होती है सबको। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि कुछ वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियां जल में तैरती हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता है। कुछ तैरती हैं, कुछ उड़ती हैं, कुछ चलती हैं, आप ऐसे लिख सकते हो। आपने जिन पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाए। सभी के नहीं बनाने हैं, जिनका अलग से अवलोकन किया उनके आप बना सकते हो, अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधे, पत्तियों और फूलों और जीव के पंखों के साथ स्क्रैप बुक में चिपकाएं और उसका स्मरण रखें। विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1, 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया, यानी आपको 2-4 नाम एक्स्ट्रा करके लिख लेने हैं बेटा। चलिए क्रियाकलाप 2.2, आइए महत्व समझें। भैया विविधता में क्या महत्व है, क्या महत्व है विविधता का? तो कहता है क्या 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, बिल्कुल मेडिटेशन की तरह, और पौधे और जंतुओं के विषय में सोचें, बिल्कुल सोचिए, जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपको सबसे अच्छा लगता है, सबसे अधिक प्यारा लगता है, सबसे सुंदर आपको जंतु लगता है। जब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतुओं का चित्र श्याम पटल यानी कि ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं, आप आए और बनाएं जो आपको टीचर बोलेंगे बेटा। चित्र में बनाए गए विभिन्न जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार है वो बताना है आपको, जो कुछ भी आपने बनाया। जैसे एक बच्ची ने जो है वो फूल बना लिया, एक बच्ची ने जो है वो चिड़िया बना लिया, एक बच्चे ने जो है वो मशरूम बना दिया, एक बच्चे ने एक दूसरा पेड़ बना दिया, एक बच्चे ने टर्टल बना दिया, एक बच्चे ने घास बना दिया, एक बच्चे ने ईल बना दिया, एक बच्चे ने खरगोश बना दिया। तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग यहाँ पर बेटा चित्र बनाए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पटल पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं ये गिन करके आपको बेटा लिख लेना है, लिखना चाहते हो तो, जितने भी आपके क्लास में बने हैं। वैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चित्र बने हैं। बाकी मैं कुछ गलत हूं या सही मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप सोचते हैं कि श्याम पटल पर चित्रित किए गए पौधे और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु हो सकते हैं? यानी कि ये तो कुछ हैं, बहुत थोड़े से। अगर आप देखें तो हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली और उसके बाद चींटी और भी बहुत सारे जीव जंतु है बेटा जो हमारे आसपास में पाए जाते हैं। पेड़ों की ही बहुत सारी प्रजातियां हैं। अगर आप तुलसी में भी देखें तो तुलसी की भी बहुत सारी प्रजातियां होती है। एलोवेरा हो गया बेटा, आपका रोज हो गया यानी कि गुलाब के फूल, उनमें भी बहुत सारी विविधता पाई जाती है। बहुत सारे गुलाब के फूल बहुत सारे रंगों के पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है क्या, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का ही भाग होता है। यानी कि जहां पर जितने सारे अलग अलग लोग पाए जाएंगे, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे,
उस जगह को बेटा उस जीव जंतु के लिए विविधता का नाम दिया जाएगा, यानी जैव विविधता। किसी क्षेत्र के किसी भी जैव विविधता के प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। अब वो तो है भाई, पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं का भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीजों को फैलाने में सहायता करते हैं, इत्यादि। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि पेड़ समर्पण की भावना जानते हैं तो जंतु नहीं जानते, जंतु भी जानते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये पेड़ पौधों ने कहीं ना कहीं फल उगाना क्यों शुरू किया, फल क्यों लग जाते हैं पेड़ पौधों पर? क्या उनको हमारी जरूरत पूरी करनी थी? ना जी ना, सबको अपनी ही जरूरत पूरी करनी होती है। वो बात अलग है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि अगर हम पेड़ पौधों की बात करें ना बेटा, तो पेड़ पौधे हम पर निर्भर हैं। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है? जी हम देते हैं, जीव जंतु। अच्छा, पेड़ पौधों के लिए हम और क्या मदद करते हैं? जी हमने जो फल खाया उसके बीज को क्या किया, हमने फेंक दिया इधर उधर। जहां पर हमने बीज फेंके वहां पर उसके नए पौधे लग गए। तो कहीं ना कहीं हम उस पौधे की वृद्धि और विकास और उसकी निरंतरता को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। तो पेड़ पौधे जितना हमारे लिए जरूरी है बेटा, जीव जंतु भी उतने ही जरूरी है पेड़ पौधों के लिए। तो हमें दोनों का बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। अब हम 2.2 की बात करेंगे, पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। ऊपर बस वही है, और भी उदाहरण सोच सकते हो, ये लिखा हुआ है। आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों का समूह में व्यवस्थित करेंगे। किस समूह में? क्या उन्हें समूह में व्यवस्थित करते समय आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? बिल्कुल सही। आप व्यवस्थित कैसे करोगे? भैया कल मेरा पीरियड कौन सा है, कौन कौन से बुक्स लेनी है, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, वो चीजें आपने ले ली, अरेंज कर लिया। जो कल यूज में नहीं आएगा उसे आपने घर में रख दिया। तो अरेंजमेंट से फायदा हुआ। किसी भी चीज को जब हम वर्गीकृत करते हैं बेटा, तो क्यों किया जाता है वर्गीकृत? इसलिए जिससे कि वर्गीकृत करने से हम आसानी से उसका प्रयोग कर पाएंगे। अच्छा, वर्गीकृत नहीं करेंगे तो क्या होगा सर? वर्गीकृत नहीं करोगे तो फिर कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज आपने कहां रखी और किसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको? आइए अब हम अपने आसपास में के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विविध प्रकार के विशेषताओं वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं, जिनके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में सीखा। हम उनकी समानताओं और विषमताओं या भिन्नताओं के बारे में भी समूह कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्रियाकलाप 2.3, आइए समूह बनाएं। विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं के चित्र को एकत्रित कीजिए। आप अपने पुरानी पत्रिकाएं, समाचार पत्र, चार्ट या अन्य स्रोतों से भी इसे काटकर लगा सकते हैं। प्रत्येक चित्र अलग अलग कह सकते हो कार्ड पर चिपकाएं और अपनी कक्षा को 5 से 6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह में बांट लीजिए। अपने समूहों के सभी विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए कार्ड को एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए प्रत्येक या सभी जंतु पौधे के विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन करें। तालिका 2.1, 2.2 में लिखे गए पौधे और जंतुओं के विशेषताओं को स्मरण करें। एक समान विशेषता के आधार पर उन्हें हम समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि समानता होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो समानता होगी, तभी तो आप वर्गीकरण करोगे। आपके द्वारा बनाए गए पौधे और जंतुओं के समूह के आधार पर कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार पर भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या पता लगता है उनके पीछे का क्या कारण है? हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों के समूह बनाने के लिए विभिन्न समानताएं या कह सकते सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने के लिए आधार चुना हो, जबकि कुछ ने हो सकता है कि उसके पत्तों के आधार पर, फूलों के आधार पर, तनों के आधार पर भी वर्गीकृत कर लिया हो। तो वर्गीकरण करने के अपने अपने तरीके होते बेटा। हो सकता है फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किया हो सकता है कठोर या कोमल तने के आधार पर किया हो सकता है खान पान का स्वभाव के आधार पर किया हो सकता है रहने के जो आसान स्थान है उन पर किया गया हो। संभवतः आपने जंतुओं की विविधताओं के आधार पर उन्हें समूह बनाए होंगे। बिल्कुल, वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस रंग के होते हैं और कैसे चलते हैं।
समूह बनाने का क्या महत्व है? सबसे बड़ा प्रश्न। तो कहता है समूह बनाने से पौधे और जंतुओं को उनकी समानताएं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना ज्यादा सरल है। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है कि वर्गीकृत रहेगा तो कहीं ना कहीं स्टडी करना तो आसान हो जाता है। लेकिन आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक अच्छी तरीके से जानोगे। फिलहाल तो हम जान रहे हैं सजीव जगत में विविधता के आधार पर, और फिर फ्यूचर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाए। चलिए अब हम बात करते हैं 2.1 के बारे में। पौधों के समूहों को कैसे बनाएं? क्या तने के आधार पर, फूलों के आधार पर, सुगंध के आधार पर, या फिर फूल की संख्याओं के आधार पर कैसे भी वर्गीकृत कर सकते हो? आपने देखा कि पौधे में तने कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं, कुछ फल, कुछ पत्तियां, कुछ फूल इत्यादि विशेषताओं के लिए यूज में आती है। विभिन्न पौधों के तने मोटे, ऊंचे, कठोर और भिन्न हो सकते हैं, जबकि पत्तियों की आकृति का रंग, आकार, व्यवस्था भी अलग अलग हो सकता है। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपयुक्त या उपर्युक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधे को समूह बनाने का प्रयास किया था। कोई एक ही ले सकते हो, उसकी पत्तियां गोल हैं, उसकी पत्तियां लंबी हैं, हरी है, पीली है, गुलाबी है, कैसे फूल हैं उनके आधार पर भी आप कर सकते हो। आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह ऊंची या ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियां, वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। शाख, झाड़ियां और बेटा और क्या बताओ? और वृक्षों के आधार पर। आइए पौधों की विशेषताओं का विस्तार करते हैं, अध्ययन करते हैं और जानते हैं समूह बनाने के बारे में। आइए क्रियाकलाप 4.2 करें, जिसमें हम समूह बनाएंगे बच्चों, यानी कि आइए समूह बनाएं। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकन के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाई ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आपने देखा कि सभी जो पक्षी हैं, जो पेड़ हैं, उनका जो आकार है वो क्या सेम है? नहीं, अलग अलग है। या आपके ऊपर बराबर ऊंचाई के अथवा उससे अधिक ऊंचाई के भी हो सकते हैं। तने का रंग भूरा, हरा हो सकता है। साथ ही उनके तने छूकर महसूस करें या उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। तो क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा ये कठोर है? ये भी करके देखें। जो कठोर होगा वो टूट जाएगा, जो सॉफ्ट होगा बेटा वो मुड़ जाएगा। यह भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ निकलती हैं, वे भूमि के निकट से निकलती है या फिर तने के ऊपरी भाग से। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में भरिए। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम इसके आगे की बातें करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो तो आप लोगों से एक है रिक्वेस्ट, जस्ट कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दो बेटा लेटेस्ट वीडियोस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। क्यों, समझ में आया ना? चलिए तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय बाय।